नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। जैसा आपको पता है कि मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव और मानव स्वास्थ्य एवं रोग, इन चैप्टर से टोटल 14 नंबर के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आप किसी भी बोर्ड से हैं, अजमेर बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड, झारखंड बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, आपके बोर्ड में एनसीईआरटी चलती है, चैप्टर आप में है, तो आप अच्छे से इस चैप्टर में जितना भी मैं पढ़ाऊंगा ना उतना रिकॉल करिएगा बहुत अच्छे तरीके से। और मानव स्वास्थ्य एवं रोग का जो है वीडियो मैंने बना के दिया है, आप लोग जाकर के देख लीजिए, अच्छे से अपनी तैयारी को कंटिन्यू करिए। ये क्या है? मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। यहां से देखते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। तो जैसे कि आपको पता ही है कि यहाँ पर वाइट बोर्ड, वो सारी डिजिटल बोर्ड ना होने की वजह से मैं चीज़ें आपको यहाँ पर दिखा नहीं पाता हूँ, लेकिन मैं प्रयास करता हूँ कि मैं बेहतर तरीके से क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करूँ ताकि आप अच्छे तरीके से उन चीज़ों को समझ पाएँ। तो मैं अपना जो है बेस्ट देता हूँ। अब जो भी है आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन जैसे हमारे पास है कि निम्न में से कौन नाइट्रोजन स्थिरकर्ता जीव नहीं है। क्वेश्चन देखिएगा, नाइट्रोजन स्थिरकर्ता जीव पूछ रहा है, नहीं है। चार ऑप्शन है आपके पास। पहला है एनाबीना, नॉस्टॉक और एसिटोबैक्टर है ना, एनाबीना, नॉस्टॉक, एसिटोबैक्टर और स्यूडोमोनास। तो याद रखना, एनाबीना, नॉस्टॉक और एसिटोबैक्टर, इनका नाम याद रखना भैया। ये सभी क्या है? तो ये सभी नाइट्रोजन स्थिरीकर्ता जीव हैं। ये सभी नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन ये ऑर्गेनिज्म है। डन। अब यहाँ पे जो ये लास्ट ऑप्शन है कौन सा है? स्यूडोमोनास। डन। तो ये जो स्यूडोमोनास है ना, ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है। तो जब गलत आंसर आएगा तो हम लोग इसी को क्लिक कर देंगे। 1 सेकेंड। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपका ये हो गया। देखिए यहाँ पे अब क्वेश्चन ऐसे आपसे पूछ लिया, बताइए नाइट्रोजन स्थिरीकर्ता जीव के बारे में बताइए, तो आपने इसको लिख दिया। फिर आपसे पूछ लिया गया कि दो नाइट्रोजन स्थिरीकर्ता जीव के बारे में लिखिए, अति लघु उत्तरीय में प्रश्न पूछ लिया गया, तो आपने लिख दिया। बताइए यहाँ पे आपके जो क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं वो बहुविकल्पी तो मैं करवा ही रहा हूँ, उसके साथ आपको लघु और अति लघु भी कंप्लीट करवा रहा हूँ। नाइट्रोजन स्थिरीकर्ता मतलब वायुमंडल से नाइट्रोजन को स्थिर करना है ना, फिक्सेशन करना और पेड़ को देना। डन। चलिए, फिर क्वेश्चन है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया द्वारा, देखिए दूध से जब दही बनता है, दूध से जब दही बनता है, दूध में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो हमें पता है लैक्टिक एसिड, है ना। दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का क्या नाम है? तो उसका नाम है लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस, है ना। तो देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछता है कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, या फिर इसको हम लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं। कौन सा एसिड? लैक्टिक एसिड। और कौन सा बैक्टीरिया? तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, नेम लैक्टोबैसिलस। बैक्टीरिया द्वारा दूध से दही परिवर्तन में किस विटामिन की मात्रा में वृद्धि होती है? जब दही बन जाता है तो इस दही में किस विटामिन की मात्रा अधिक होती है दही के अंदर? देखिएगा, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन बी 12। तो याद रखना, जब दही बनता है तो उसमें विटामिन बी 12 की मात्रा अधिक होती है। बी 12 इज अ पार्ट ऑफ बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, है ना। तो चलिए, अगला क्वेश्चन है अपशिष्ट जल की बीओडी निम्न में से किसकी मात्रा में के आकलन से जानी जाती है? अपशिष्ट जल की बीओडी याद रखना। देखिए, गंदा जल जैसे नाले का पानी पड़ा हुआ है, अब उसकी बीओडी किसके आकलन से नापा जाएगा? बीओडी क्या होता है सबसे पहले समझ लीजिए। बीओडी होता है बायोकेमिकल
बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। देखिए, जल जितना प्रदूषित रहेगा, जल यानी कि जो नाले का पानी है वो जितना प्रदूषित रहेगा ना, उतनी उसकी बीओडी अधिक रहेगी। जल जितना प्रदूषित, बीओडी उतनी हाई, है ना। जल जितना गंदा रहेगा, बीओडी उतना अधिक रहेगा। अब उसमें क्या रहते हैं, उसमें वायवीय जीवाणु रहते हैं, डाला जाता है उसको खपत करने के लिए। तो वायवीय जीवाणु जब उस बीओडी को खत्म कर देंगे, प्रदूषण को खत्म कर देंगे, तब क्या होगा, यानी कि कार्बनिक पदार्थ का पाचन कर लेंगे, तब क्या होगा, तब उसकी बीओडी कम हो जाएगी। तो यही क्वेश्चन है, देखना क्वेश्चन क्या है। जैसे अभी मैंने आपको इसके पहले, हाँ, कल ही एक वीडियो आया हुआ है, वाहित मल संचार, वाहित मल उपचार, है ना, सीवेज ट्रीटमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगातार इस पूछा जाता है, दे दिया जाता है अथवा में बताओ, नहीं इसके बारे में पूछ लिया जाता है, बीओडी का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन है हमारा, अपशिष्ट जल की बीओडी, जो गंदा जल है, अपशिष्ट जल है, व्यर्थ जल है, उसकी बीओडी निम्न में से किसकी मात्रा के आकलन से जानी जाती है। बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी कि उस पानी में कितनी ऑक्सीजन की खपत है। यदि पानी है उसमें आपको ज़्यादा ऑक्सीजन देना पड़ रहा है, इसका मतलब है कि जल ज़्यादा गंदा है, जल ज़्यादा प्रदूषित है। अगर कम ऑक्सीजन लग रहा है उसमें, तो समझ लीजिए कि जल आपका स्वच्छ है। डन। देखिए, पहला है कुल कार्बनिक पदार्थ, सेकंड है जैव अपघटनीय कार्बनिक पदार्थ, चौथा है ऑक्सीजन की मुक्ति, यानी कि उस पानी से ऑक्सीजन निकल रहा है उस आधार पर, या फिर ऑक्सीजन की खपत। तो बीओडी की हम मतलब मात्रक आकलन ऐसे करेंगे कि उसके अंदर ऑक्सीजन की खपत कितनी हो रही है, उसी हिसाब से निकाल देंगे कि इसका बीओडी इतना है। जितनी ऑक्सीजन की खपत हो रही है उतना ही बीओडी निकाल के हम बताएंगे। चलिए, चौथा है बायोगैस उत्पन्न करते हैं, बायोगैस, है ना, बायोगैस। तो बायोगैस का मुख्य घटक यदि पूछा जाए तो वो होता है मीथेन। क्या है, मीथेन। और बायोगैस उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया को बोलते हैं हम लोग आर्की बैक्टीरिया। कौन से बैक्टीरिया, तो आर्की बैक्टीरिया। बायोगैस कौन उत्पन्न करते हैं, आर्की बैक्टीरिया। क्वेश्चन है, बायोगैस प्रोड्यूस्ड, है ना, बायोगैस उत्पन्न करते हैं यू बैक्टीरिया उत्पन्न करते हैं कि आर्की बैक्टीरिया कि साइनोबैक्टीरिया कि माइकोप्लाज्मा। तो बताइए कौन सा जवाब सही रहेगा। आपने बताया भैया आपका मीथेन जो है, आर्की बैक्टीरिया इज द राइट आंसर। बायोगैस के बारे में पूछ लिया जाता है कि बायोगैस के घटकों के नाम लिखिए। क्या लिखिए, बायोगैस के घटकों का नाम लिखिए। इसको कभी कभी हम, जैसे मीथेन गैस निकलता है तो इसको हम लोग आर्की बैक्टीरिया को मिथेनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिथेनोबैक्टीरिया। डन, मिथेनोबैक्टीरियम। चलिए, बायोगैस क्या होता है, तो बायोगैस बहुत सारी गैसों का, यानी कि बहुत सारी क्या गैसों का एक मिश्रण होता है, उसमें कई गैसें होती हैं। बायोगैस गैसों का एक मिश्रण होता है। इसका प्रमुख भाग मीथेन होता है। मीथेन को किससे प्रदर्शित करते हैं, CH4 से। बताइए, पता है ना ये चीज, छोटी छोटी बातें तो आपको पता ही होंगी। CH4 से लगभग 50 से 70% इसमें मीथेन रहता है। क्या रहता है, 50 से 70% इसमें मीथेन रहता है। और अन्य गैस जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड, है ना, हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड होती हैं। बायोगैस का जो है उत्पादक करने का जो सूक्ष्म जीव होता है उसको हम आर्की बैक्टीरिया बोलते हैं, या फिर उसको मिथेनोबैक्टीरियम के नाम से भी जानते हैं। डन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वॉक्समैन ने किसकी खोज पर नोबेल पुरस्कार मिला। वॉक्समैन, वॉक्समैन। तो वॉक्समैन याद रखना, स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज करने के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला। स्ट्रेप्टोमाइसिन, है ना, पेनिसिलिन। इसमें देखिए पहला ऑप्शन है पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन की खोज किसने किया, फ्लेमिंग ने किया, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ना, पेनिसिलिन, है ना। और जो है एलेक्जेंडर जो है वो एक और थे ना जिन्होंने चेचक का आविष्कार किया था, एडवर्ड जेनर। इन्होंने चेचक के टीके का आविष्कार किया था। किसके, चेचक के टीके का आविष्कार किया था।
जो काऊ पॉक्स होता है ना, स्ट्रेप्टोमाइसिन, आई थिंक ये एक एंटीबायोटिक होता है। क्या होता है? एंटीबायोटिक। और अगर इसके बारे में थोड़ा सा पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। स्ट्रेप्टोमाइसिन, आई थिंक स्ट्रेप्टोमाइसिन इज अ एंटीबायोटिक, जो किससे प्राप्त होता है? स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसस से। हाँ, स्ट्रेप्टोमाइसिन किस जीवाणु से प्राप्त होता है? तो स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसस से प्राप्त होने वाला एक एंटीबायोटिक है। दलहनी पौधों की जड़ों में पाया जाता है। दलहनी फसलें किस फैमिली के अंदर आती हैं? लेग्यूमिनेसी के अंदर। तो दलहनी फसलों की जड़ों में क्या पाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है बैसिलस एनाबिना, राइजोबियम लेग्यूमिनेसेरम। कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर है राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम। डन। तो दलहनी फसलों की जड़ों में क्या पाया जाता है? राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम। और ऑप्शन की तरफ आप देखिएगा भी नहीं, है ना। जो राइट आंसर है सिर्फ उधर ही। जैसे आप लोगों ने जब इसका वन शॉट वीडियो देखा होगा, इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होगा ना, तो वहां पर मैंने आपके पूरे डाउट क्लियर कर दिए हैं। पूरे डाउट, एक एक डाउट, आपको कोई डाउट रहेगा ही नहीं। डन। चलिए, फिर एक क्वेश्चन, जैसे शर्करा से एल्कोहल का उत्पादन करने वाला कवक, बताइए। शर्करा है से हमको एल्कोहल मिल रहा है, कौन उत्पादित कर रहा है? शर्करा से एल्कोहल, राइजोपस, म्यूकर, पेनिसिलिन या फिर ईस्ट? कौन उत्पादित कर रहा है? ईस्ट कर रहा है। कौन सा ईस्ट कर रहा है? तो वो कर रहा है सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। कौन सा? सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। अब देखिए, नाइट्रिकारी जीवाणु परिवर्तित करता है। जो नाइट्रिकारी जीवाणु अभी हमने देखा एनाबिना नॉस्टॉक, है ना, और जो है एनाबिना नॉस्टॉक, और एक और था एसिटोबैक्टर, है ना। इन सभी को हमने क्या बोला? इन सभी को बोला नाइट्रिकारी जीवाणु। तो नाइट्रिकारी जीवाणु क्या करता है? तो याद रखना, नाइट्रिकारी जीवाणु अमोनिया या अमोनिया के यौगिकों को नाइट्रेट में परिवर्तित करता है। अमोनिया व अमोनिया के यौगिकों को नाइट्रेट में परिवर्तित करता है। थोड़ा सा जैसे मेरे को भी कभी कभी जैसे इतना लिखना पड़ता है सारी चीज़ें, मैं इसमें से देख के बोल रहा हूँ क्वेश्चन, फिर आप पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा मेरे को भी ऑकवर्ड लगता है। लेकिन अब मैं क्या करूँ, अभी जो है वो कंडीशन नहीं है बायोमन पॉइंट की या फिर आपके बड़े भाई बायोमन की कि मैं डिजिटल बोर्ड लगवा सकूँ। और मैंने लोन के लिए जो है अप्लाई किया है, और अगर मेरे को लोन मिल जाता है तो मैं बहुत ही जल्दी डिजिटल बोर्ड लगवा लूँगा। और मैं लिटरली बता रहा हूँ, जैसे मैंने एक साल के अंदर इतनी चीज़ें आपको मैंने एक्सप्लेन किया, है ना, चीज़ों को एक्सप्लोर किया, जो बुक में लिखा था मैंने उसको अपने हिसाब से आकर के पढ़ाया, और आप लोगों ने इतना पसंद किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तहे दिल से मैं आपका जीवन भर आभारी रहूँगा, आप सभी लोगों का। और सच बताऊँ तो जैसे आप लोग देखते, मैं हमेशा हंसता हुआ रहता हूँ ना, याद रखना, जो लोग ज़्यादा हंसते हैं ना, वो लोग बहुत ही ज़्यादा दर्द दुख गम अपने अंदर छिपाए रहते हैं, है ना। तो मैं नहीं बताता, लेकिन मैं मस्त हूँ, है ना। मुझे कभी कभी यही फील हुआ करता है कि इन फ्यूचर, है ना, चीज़ें कैसी होंगी, कैसे चलेंगी, तो उसी का थोड़ा सा वो रहता है। बाकी मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि अब इस बैच के लिए तो मैं ज़्यादा नहीं बता सकता, लेकिन नेक्स्ट बैच तक मैं प्रयास करूँगा, और पूरी तरह प्रयास करूँगा ना, उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं तैयार हूँ उसके लिए करने के लिए। मैं डिजिटल बोर्ड लगवा लूँगा, क्योंकि आप जैसे आप लोग जानते होंगे, है ना, क्योंकि जो है डिजिटल बोर्ड का सेटअप कितना महंगा है। वो करीब 2 लाख का तो खाली बोर्ड आता है, फिर उसका जो है इंस्टॉलेशन और कैमरा, माइक, कंप्यूटर, ये टोटल अगर देखा जाए तो ये अप्रॉक्सीमेट 4 to 5 लाख तक पहुंच जाता है। और इतना पैसा तो मैंने कमाया भी नहीं आज तक ना, तो अब कैसे मैं अफोर्ड करूँगा? अब चीज़ें देखते हैं अब क्या ही चलता है, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि बहुत जल्दी मैं चीज़ों को बदलने का प्रयास कर रहा हूँ, लगातार मेहनत कर रहा हूँ। और उसमें से थोड़ा सा प्रयास आप लोग भी करिए, अपने दोस्तों के पास हर जगह पर शेयर करिए, लोगों को बताइए, है ना। तो मुझे उम्मीद है आप लोग कर रहे होंगे। चलिए,
एल्कोहल से सिरका बनने की क्रिया कौन करता है ना। जब देखिए एल्कोहल कि जब एल्कोहल होता है, एल्कोहल उससे हमारा बन जाता है सिरका। सिरका को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए सिरका को। तो एल्कोहल से सिरका बनाने की क्रिया को कौन कराता है? पहला क्लोस्ट्रोडियम, सेकेंड एजोटोबैक्टर, थर्ड एसिटोबैक्टर एसिटाई एंड फोर्थ बैसिलस सबटिलिस। तो ये जो क्रिया कराता है ना सिरका बनने की क्रिया, उसमें कौन बैक्टीरिया जो है वो रहता है, इन्वॉल्व रहता है, वो रहता है एसिटोबैक्टर, एसिटोबैक्टर एसिटाई, है ना, एसिटाई नॉट ईसिटाई, एसिटोबैक्टर एसिटाई। डन। चलिए अगला क्वेश्चन है अपने पास कि देखिए जो दलहनी फसलें होती हैं उन्हें पता है वो लेग्यूमिनेसी फैमिली के अंदर आती हैं। तो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके लेग्यूमिनम वर्ग के पौधे की जड़ ग्रंथिकाओं में सहजीवन संबंध होते हैं? तो हमने अभी पढ़ा जो राइजोबियम होते हैं ना, राइजोबियम, राइजोबियम इस जगह पर लिख देता हूं, राइजोबियम लेग्यूमिनेसी पौधे की जड़ों में ना सहजीवन संबंध को दिखाते हैं। कैसा? सहजीवन संबंध को दिखाते हैं। ये पौधों को फायदा देते हैं और पौधे से जो भोजन आता है वो ये लेते हैं, राइजोबियम। डन। चलिए पेनिसिलिन की खोज किसने की? ये क्वेश्चन आया है। पेनिसिलिन 2018 और 2020 में क्वेश्चन पूछा भी गया। तो आपको पता है कि जो है फ्लेमिंग ने किया था। फिर है जल की अधिक मात्रा में, क्वेश्चन सुनिएगा बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, जल की अधिक मात्रा में एस्किरिकिया कोलाई की उपस्थिति इंगित करती है। जल की अधिक मात्रा में यानी कि जल है उसकी अधिक मात्रा में यदि एस्किरिचिया कोलाई है ना, ई कोलाई उपस्थित है तो वह क्या इंगित करती है? यदि कोई पानी है, जैसे मैंने 2 गिलास आपको पानी दिया, एक पानी में एस्चेरिचिया कोलाई नहीं है और एक पानी में जो है एस्चेरिचिया कोलाई जो है ई कोलाई वो बहुत है। क्या है? वो बहुत है। तो क्या इंगित करती है? वो इंगित करती है वाहित मल प्रदूषण, है ना। क्या इंगित करती है? वाहित मल प्रदूषण, कि ये पानी बहुत ही ज्यादा गंदा है, प्रदूषित है। डन। चलिए फिर है कि निम्नलिखित में से एक कवक पादप रोगों के जैव नियंत्रक में लाभकारी होता है ना। ऐसा कोई कवक बताइए जो पादप रोगों के जैविक नियंत्रण में लाभकारी होता है। जैविक तरीके से जो नियंत्रण होता है ना उसमें लाभकारी होता है ना, फिजिकली नहीं, बायोलॉजिकली जो यूजफुल हो। कौन सा कवक है? तो याद रखना फाइटोप्थोरा पैरासिटिका। फाइटोप्थोरा पैरासिटिका जो है वो जैविक रूप से लाभकारी होता है। फिर क्वेश्चन है कार्बनिक प्रदूषकों के निम्नीकरण यानी कि डिग्रेडिंग, है ना, कार्बनिक प्रदूषकों के निम्नीकरण के लिए इंजीनियरिंग द्वारा समुद्र के जल के प्रदूषक को रोकने के लिए बैक्टीरिया है। तो वो उस बैक्टीरिया को बोलते हैं स्यूडोमोनास। क्या बोलते हैं? स्यूडोमोनास। फिर है निम्नलिखित में से एक सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकारक प्रोकैरियोटिक का नाम लीजिए। सहजीवी, देखो क्वेश्चन घुमा रहा है, सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकारक प्रोकैरियोटिक है। तो भैया इसमें देखना बैक्टोस्पर्मम, एनाबीना, क्लैडोफोरा, वॉल्वॉक्स। तो राइट आंसर इज एनाबीना। कौन सा? एनाबीना। चलिए क्वेश्चन है जैविक ऑक्सीजन आवश्यकता जिसको हम लोग बायोलॉजिकल या फिर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड एक माप है, बीओडी एक माप है। देखिएगा जन स्रोतों में उड़ेले गए अपशिष्टों की, जो जन स्रोत हैं, जल स्रोत हैं, उसमें उड़ेल दिया गया अपशिष्ट की, क्या उसकी माप करता है? या फिर पृथक ना होने योग्य कार्बन मोनोऑक्साइड की हीमोग्लोबिन युक्त मात्रा को? थर्ड, रात्रि में हरे पौधों को आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा को नाप करता है, बीओडी। बीओडी कहां पर उपयोग किए थे? जल में। कौन से जल में? व्यर्थ जल में, वाहित मल में। और उस बीओडी में क्या देखा गया कि उसमें जितना कार्बनिक पदार्थों यौगिकों की संख्या अधिक होगी, जितना वो जल प्रदूषित होगा, उतनी बीओडी की खपत होगी।
उतना वो बीओडी की डिमांड करेगा। लास्ट ऑप्शन है जैविक यौगिकों द्वारा प्रदूषित जल के विस्तार की। यही राइट आंसर है कि जैविक यौगिकों के द्वारा, जैविक यौगिकों मतलब जो जो जैविक हैं, है ना, बायोलॉजिकल जो कंपाउंड हैं, जैविक यौगिकों के जो है प्रदूषित जल के विस्तार के कारण बीओडी की माप की जाती है। क्वेश्चन है प्रतिजैविकों को मुख्यतः प्राप्त किया जाता है ना, एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक किससे प्राप्त किया जाता है? एंटीबायोटिक ऑब्टेन्ड बाय बैक्टीरिया। किससे? बैक्टीरिया, जीवाणुओं से प्राप्त किया जाता है। जैसे आपसे पूछा जाए फर्स्ट एंटीबायोटिक कौन सी थी, तो वो थी पेनिसिलिन। पेनिसिलिन किससे प्राप्त हो रही थी? तो याद रखना पेनिसिलिन को प्राप्त किया जाता है एक कवक से जिसको बोलते हैं पेनिसिलियम नोटेटम। किससे? तो पेनिसिलिन जो थी उसको एक कवक से प्राप्त किया जाता है ना, कवक। पेनिसिलिन एक कवक से प्राप्त किया जाता है। अब यहां पर देखिए, यहाँ पर कवक का ऑप्शन है ही नहीं है, यहाँ पर है प्रतिजैविकों को मुख्यतः प्राप्त किया जाता है नील हरित शैवाल से, ब्रायोफाइटा से, विषाणुओं से, जीवाणुओं से। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है अगर पूछा जाए पेनिसिलियम नोटेटम किससे प्राप्त किया जाता है तब आप बताएंगे। डन। चलिए, टीबी के टीके का नाम क्या होता है? टीबी यानी कि ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस किसके द्वारा होता है? ये एक बैक्टीरिया के द्वारा होता है और बैक्टीरिया का नाम होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। टीबी के बैक्टीरिया का नाम, वो टीके का नाम होता है बीसीजी। कौन सा? बीसीजी। चलिए लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक जैव निम्नकरणीय प्रदूषक है? जैव निम्नकरणीय मतलब कि जैविक रूप से उसका हम अपघटन कर दें, जैविक रूप से हम उसको खत्म कर दें, है ना, उसमें किसी बाहर केमिकल को मिलाने की आवश्यकता कोई भी नहीं, जैविक रूप से हम उसको खत्म करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव निम्नकरणीय प्रदूषक है? पहला ऑप्शन है प्लास्टिक, प्लास्टिक जैव निम्नकरणीय है, क्या मजाक कर रहे हो भाई। दूसरा है एस्बेस्टॉस, चौथा है ई कचरा, पांचवा है वाहित मल। ई कचरा क्या होता है भाई? इलेक्ट्रॉनिक कचरा, है उसको हम नष्ट कर सकते क्या ऐसे? लेकिन जो वाहित मल है, वाहित मल में बिना केमिकल वगैरह मिलाए हम इसको वाहित मल को जो है क्लीन कर सकते हैं। डन। चलिए फिर जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए बेकरी उद्योग में उत्पन्न होने वाले कवक जिसको मिस्ट बोलते हैं उसका क्या नाम है? बेकरी उद्योग में, किसमें? बेकरी उद्योग में। हमें पता है बेकरी उद्योग में क्या उपयोग किया जाता है? ईस्ट। उसका नाम है सैक्रोमाइसीज। क्या नाम है? तो उसका नाम है भैया सैक्रोमाइसीज। क्वेश्चन है कि देखिए फिर वही क्वेश्चन आ गया कि कौन कौन से पौधे वायुमंडल में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं? याद रखना नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने का मतलब है अमोनिया व अमोनिया के यौगिकों को नाइट्रेट में परिवर्तित कर देना। डन। जो लेग्यूमिनेसी कुल के पौधों की जड़ों में पाए जाने वाले जीवाणु जैसे राइजोबियम लेग्यूमिनेसोरम तथा नील हरित शैवाल जैसे एनाबिना नास्टॉक आदि नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। एनाबिना नास्टॉक या फिर आपका राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम, लेग्यूमिनोसेरम। फिर है चाय उद्योग में चाय की पत्तियों का किण्वन किस सूक्ष्म जीव द्वारा किया जाता है? ये क्वेश्चन गजब का है। चाय उद्योग में चाय की जो पत्ती होती है उसका फर्मेंटेशन किया जाता है, कौन सा जीवाणु करता है? तो लिख देना इसको कि चाय की पत्तियों का किण्वन माइकोकोकस कैंडिडेंस। किसने? माइकोकोकस कैंडिडेंस के द्वारा किया जाता है। डन। चलिए अगला क्वेश्चन जैसे है कि वाहित मल प्रदूषण क्या है? तो अपशिष्ट पदार्थ, मल मूत्र आदि व्यर्थ पदार्थों से युक्त जल को वाहित मल कहते हैं, है ना। वाहित मल में किसकी अधिकता होती है? इसमें मानव के मल मूत्र की अधिकता होती है। डन। इसमें सूक्ष्म जीव प्रचुर मात्रा में होते हैं, लाइक ई कोलाई, है ना। ये अधिकांशतः रोगजनक होते हैं।
रोगजनक मतलब इन्फेक्ट कर सकते हैं, रोग जो है ट्रांसफर कर सकते हैं ना, रोग फैला सकते हैं। रोगजनक होते हैं। वाहित मल में ऑक्सीजन की कमी या अभाव के कारण वाहित मल जल स्रोतों को प्रदूषित करता है। अब अगर यही रोगजनक को बिना साफ किए हम गंगा, यमुना, है ना, और जैसी नदियों में डाल देंगे तो बताइए जल का प्रदूषण होगा कि नहीं होगा। इसलिए उनको सीधे ना डाला जाए, उनके बीच में एक सीवेज प्लांट लगा दिया जाता है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, है ना, वाहित मल उपचार संयंत्र लगा दिया जाता है। फिर उसी से फिल्टर होता है जल, चला जाता है। उसको देखने के लिए यूट्यूब पर वीडियोस मैंने बनाए हैं, आप लोग जाकर के देख लीजिए। फिर है जैव उर्वरकों के स्रोत बताइए। तो अनेक प्रकार के सूक्ष्म जीव अपनी जैविक क्रियाओं से मृदा में पोषक तत्वों की वृद्धि करते हैं। अनेक प्रकार के जो सूक्ष्म जीव रहते हैं वो अपनी जैविक क्रियाओं के द्वारा, खुद की क्रियाओं के द्वारा मृदा में पोषक तत्वों की वृद्धि करते हैं, वही जैव उर्वरक कहलाते हैं। इनके प्रमुख स्रोत जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया तथा कुछ कवक हैं। कौन से? जीवाणु हैं, कुछ साइनोबैक्टीरिया हैं और कुछ कवक हैं। जैसे नाइट्रिक कारक जीवाणु जो है नाइट्रोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, है ना, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर, ये सभी नाइट्रिक कारक जीवाणु हैं और जो जैव उर्वरक का काम करते हैं। डन। चलिए फिर है, हाँ, स्विस पनीर में बड़े बड़े छिद्र क्यों होते हैं? ये गजब है भैया। स्विस पनीर आप लोगों ने देखा है? बताइए। स्विस पनीर की नाम ही बस सुने हो, नाम भी अगर इस चैप्टर को नहीं पढ़े होगे तो मुझे लगता है आपने नाम भी नहीं सुना होगा। स्विस पनीर एक होती है येलो कलर की, लाइक पनीर होती है ना, पनीर की तरह होती है वो। स्विस पनीर में इतने बड़े बड़े छिद्र क्यों होते हैं? क्योंकि स्विस पनीर में याद रखना कि उपापचय की क्रिया में सूक्ष्म जीवों द्वारा किण्वन की प्रक्रिया से गैसें उत्पन्न होती हैं। जैसे हम आटा रख देते हैं, फूल जाता है ना, बेकरी का प्रोडक्ट उत्पाद बनाने के लिए उसमें हम सैक्रोमाइसिस मिलाते हैं तो फूल जाता है। तो इसी तरह क्या होता है, उससे गैस निकलती है। तो उपापचय की प्रक्रिया में सूक्ष्म जीवों द्वारा किण्वन की प्रक्रिया में गैसें उत्पन्न होती हैं। अच्छा उदाहरण, गीले गुथे हुए आटे का कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा फूल जाना। उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती, फिर वो बाहर निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती, बाहर निकलती, जिसके कारण से वो फूल जाता है। कार्बनिक पदार्थ युक्त किसी ताल में गैसों के बुलबुले निकलना, है ना, जैसे कोई कार्बनिक पदार्थ उसमें रखा हुआ है ना, उससे किसी जिस बर्तन में रखा हुआ है उससे गैसों के छोटे छोटे बुल 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 निकलना, है ना। तो स्विस पनीर बनाने में प्रयुक्त जीवाणु याद रखना, स्विस पनीर को बनाने के लिए कौन सा जीवाणु? वो है प्रोपियोनोबैक्टीरियम सारमैनाई, प्रोपियोनियम बैक्टीरियम। याद रखना भैया, प्रोपियोनियम बैक्टीरियम। स्विस पनीर, तो इसको बनाने के लिए कौन सा जीवाणु प्रयुक्त होता है? प्रोपियोनम बैक्टीरियम। फिर इसका एक लास्ट में और नाम है सारमैनाई, सारमैनाई। तो इस जीवाणु के द्वारा जो है आपका ये बनाया जाता है स्विस पनीर। डन। तो प्रोपियोनम बैक्टीरिया के द्वारा इस स्विस पनीर को बनाया जाता है। तो इसमें क्या होता है, इस बैक्टीरिया की अधिक मात्रा के कारण कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन होता है और यह पनीर के बुलबुले के रूप में एकत्र होती हैं तथा बड़े बड़े छिद्र का निर्माण कर देती हैं। इसी बैक्टीरिया के द्वारा क्या होता है, CO2 का निर्माण होता है और ये CO2 बुलबुले के रूप में निकलते रहते, बुल करते रहते हैं। फिर क्या होता है, बड़ा बड़ा बुलबुला निकल जाता है ना, बड्डा सब निकल जाता है बुलबुला, ले लो बुलबुला जाओ, है ना, ऐसे होता है। फिर है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है? क्या बताओगे? तो बताना है कि जलाशय के पानी या सैंपल में क्या है कि जलाशय के पानी या सैंपल में जैविक रूप से निम्नीकृत यानी कि डिग्रेडेबल, है ना, डिग्रेड कर देना, है ना, डिग्रेडेड जो है डिग्रेडेबल कर देना, है ना, जिसको बोलते हैं हम लोग निम्नीकृत। तो जलाशय के पानी या सैंपल में जैविक रूप से निम्नीकृत कार्बनिक पदार्थों की माप
जैविक ऑक्सीजन मांग कहलाती है। कितनी कार्बनिक पदार्थों की जो मांग होती है ऑक्सीजन को लेकर के, वही होती है बीओडी। डन। दो कवक प्रजातियां जिनमें से प्रतिजैविक उत्पन्न होता है। कवक प्रजातियां, पहली अपनी हो गई पेनिसिलिन, पेनिसिलिन की जातियां पेनिसिलियम नोटेटम हो गई आपकी, और दूसरी हो गई आपकी फ्यूमीगैलिन। कौन सी? फ्यूमीगैलिन। फ्यूमीगैलिन किससे प्राप्त होता है? ये प्राप्त होता है एस्परजिलस फ्यूमीगेटस से। फ्यूमीगैलिन भी एक प्रकार का एंटीबायोटिक है जो प्राप्त होता है एस्परजिलस फ्यूमीगेटन से। डन, गैटस से। अब देखिए, जैसे सिरका उत्पादन में किन जीवाणुओं का उपयोग किया जाता है? सिरका, विनेगर, विनेगर को उत्पादन करने के लिए कौन सा जीवाणु प्रयोग करते हैं? तो विनेगर को उत्पादन करने के लिए एसिटोबैक्टर एसिटियाई का उपयोग करते हैं। डन। तो एक कॉल आ गया था, थोड़ा अर्जेंट था। तो इस तरह करके ये CO2 का निर्माण करता है ना। वाहित मल से जो है, जो एसिटोबैक्टर एसिटियाई ये बैक्टीरिया जो है विनेगर यानी कि सिरका का उत्पादन करता है। फिर देखिए, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ से कई क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। वाहित मल संचार हो गया है ना, जैविक खाद पर जैसे टिप्पणी लिखने के लिए बोल दिया गया, और आपका कुछ प्रतिजैविक एंटीबायोटिक्स के बारे में बोल दिया गया कि बताओ इनके बारे में, है ना। तो काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो जो है इन क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ना, और क्वेश्चन देखने के लिए क्लास 12 बायोलॉजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्लेलिस्ट है, वहाँ पर जा करके अच्छे से देखो, अच्छे से पढ़ो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।